वेलकम टू माई चैनल। लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हम एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। एचआर के फिज़िक्स बहुत ही फेमस बुक, तो इस बुक को लेके चलेंगे। और हॉलीडे रीजनिंग, तो इसका चैप्टर नंबर आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 होगा हमारा। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि कंसेप्ट बने, और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करवाऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी चीज़ें। एक्स्ट्रा चीज़ें स्किप करते जाएंगे। तो यहाँ से हम करेंगे ओसिलेशन सिस्टम के अंदर 5.1 टॉपिक है। नो मैटर व्हाट द डायरेक्शन of the displacement, the force always act in the direction to the restore the system to its equilibrium position. Such force is called the restoring force. और ये equilibrium position is a kind we called the stable. equilibrium position वो होती है जो स्टेबल पोजीशन होती है। अब रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली क्या होती है कि बेसिकली तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। अगर बॉडी डिस्प्ले हो रही है लेफ़्ट की तरफ, तो उस वक्त डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट होगी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन। अगर बॉडी राइट की तरफ डिस्प्ले हो रही है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ होगी। अपोजिट डायरेक्शन होती है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे आपने ये एफ एम जो है ना, ये मैक्सिमम फोर्स है। एफ हमारे पास ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है या लेस दैन ज़ीरो है, ठीक है। इन चीज़ों को देखना है आपने, ठीक है। और बाकी यहाँ पे फर्दर मूव करें तो अगर हमें यहाँ पे देखें तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये बेसिकली जब बॉडी ओसिलेट करती है कि मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो बेसिकली एम्पलीट्यूड कहलाता है बॉडी का, ठीक है। अगर बॉडी जो है वो यूनिट हम यहाँ पे बात करते हैं द टाइम नेसेसरी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल ओसिलेट जब बॉडी करती है तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं बेसिकली टाइम पीरियड का, या सिंपल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं द नंबर ऑफ द साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फार्मूला लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t के इक्वल होता है। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमें पता है कि हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज बेसिकली होता है साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि टाइम पीरियड अगर 5 सेकंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो सिंपली उसको 1/2 करेंगे, इसको 1/5 करेंगे, क्योंकि 1/5 टाइम पीरियड है, रेसिप्रोकल ऑफ दी हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी। तो इसके मुताबिक 0.2 हर्ट्ज इज़ द फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फर्दर देख लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि बॉडी ओसिलेट करती है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ई हमारे पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। तो अब टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो हमेशा क्या होगी कि हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी जब ज़ीरो हो जाएगी उस वक्त टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और मेन पोजीशन के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो हमारे पास उस वक्त हम कहते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशंस होती हैं। मेन पोजीशन के ऊपर हम टर्निंग पॉइंट्स का नाम देते हैं, इसको आपने याद रखना बातें। बाकी चीज़ें यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है और इसका साइकिल पर सेकंड की इक्वल होता है। बेसिकली हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने उसी के नाम से ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ा। और ये हेनरिच ये हर्ट्ज 1857 और 1894 तक हुज द रिसर्च प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट दिया था मैक्सवेल ने, उसको एक्सपेरिमेंटली इसने हर्ट्ज ने इसको कन्फर्मेशन की थी। बाकी चीज़ें आपने स्किप कर देनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फर्दर देखें सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। अब सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें आपने फार्मूला करना है F=-kx। ये हमारे पास हुक्स लॉ कहलाता है। नेगेटिव साइन अपोजिट की वजह से आया, रिस्टोरिंग फोर्स जैसा कि आपको मैंने बताया अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे k हमारे पास कॉन्स्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास हम बात करें तो इसके मुताबिक इन विच केस कांस्टेंट एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन सच एन ओसिलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, ठीक है। ऐसे सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर कहते हैं, ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर कहेंगे। एंड द मोशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस मूव कर रही है, डिस्प्ले हो रही है, तो 1/2 kx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है नो एम्पलीट्यूड के स्केयर के इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। हिंस ए बॉडी ऑफ द मास m अटैच टू एन आइडियली स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट k एंड द फ्री टू मूव ओवर अ फ्रिक्शन
लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। जब किसी बॉडी को हम मैथ के साथ अटैच करते हैं, उसको हम फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूव करवाएं, तो वो हमारे पास बॉडी जो होगी, वो उसकी जो मोशन होगी उस बॉडी की, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन हो जाएगी। लाइक दैट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही फेमस ये एग्जांपल है कि स्प्रिंग के साथ मैथ को अटैच कर देंगे तो हमारे पास ये बॉडी ऑसिलेट करेगी, टूवर्ड द लेफ्ट आएगी, उसके बाद फिर मेन पोजीशन पे बॉडी आएगी, उसके बाद फिर एक्सट्रीम राइट की तरफ चली जाएगी। इस तरह अपनी मोशन को ऑसिलेट करवाती है बॉडी। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब इस ऑसिलेट करती हुई बॉडी का जो हमारे पास बनेगा, उसका फार्मूला बनेगा, वो क्या बनता है? सिंपल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ जो है, इसकी जगह हम एम ए लिखें तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू के बाई एम और एक्स की इक्वल आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ए को ए का डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है। ए का डबल डेरिवेटिव होगा एक्स का, एक्स हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड है, तो इसका बेसिकली हमारे पास आ जाएगा और के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इक्वेशन 4 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी फेमस मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये उसी तरह है जिस तरह हम बात करते हैं ना, बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है। तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की। अब यहाँ पे ये हमारे पास है ना एक्सेलरेशन है, इसका डबल डेरिवेटिव है किसका? डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड का। ठीक है, और यहाँ पे एक्स जो है ये वाला आ गया, और बाकी जो ये प्रोपोर्शनल के अंदर कांस्टेंट है के बाई एम। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो फर्दर आपने नीचे चीज़ें जो करनी है इसके अंदर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम 1 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर 2, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है 2 रीज़न की वजह से। पहली रीज़न देख लेते हैं, हाउ यहाँ पे देख लेते हैं, मैनी प्रॉब्लम इन्वॉल्व द मैकेनिकल वाइब्रेशन एट स्मॉल एम्पलीट्यूड रिड्यूस टू दैट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसको रिड्यूस कर देता है स्मॉल, अगर उसका हम देखते हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड हो तो। सेकंड इसके क्या है, वी हैव इंडिकेट द इक्वेशंस लाइक दैट। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, द अक्कर इन द मैनी फिजिकल प्रॉब्लम इन द इकोस्टिक्स, इन द ऑप्टिक्स, इन द मैकेनिक्स, इन दी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये बहुत से हमारे पास ये इनके अंदर इन्वॉल्व करता है ये वाला। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसकी फिर एप्लीकेशंस बाद में इसको देखेंगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। अब क्योंकि हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो वही इक्वेशन यूज़ करेंगे अगेन जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो ये इक्वेशन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, बेसिकली इसको हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास इसका यहाँ पे बेसिकली डेरिवेटिव लिया गया है। डबल डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास दोनों साइडों पे, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव जो होता है बेसिकली हमारे पास माइनस साइन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके ये फार्मूला आपने जस्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। बाकी ऊपर वाली आप मैथमेटिकली इक्वेशंस को छोड़ दें, लेकिन इस इक्वेशन को याद रखेंगे। इसी से आगे हमारे प्रॉब्लम्स, केस या आपसे एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। इसी को याद करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम। एक्स जो बेसिकली एम है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मैक्सिमम ये हमारे पास होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन एस सच एम। अब यहाँ पे कोस इंटू ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये फार्मूला आपने नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे फाई क्या है, ये फेज़ कांस्टेंट कहलाता है। ये ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी ये हमारे पास क्या होगा, फेज़ होगा, और यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 जो है ये हमारे पास फेज़ कांस्टेंट वगैरह बन जाता है। ठीक है, ये आपने इक्वेशन याद रख ली है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे नोट करें कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। अगर हम ओमेगा निकालना चाहें तो के बाई एम अंडर रूट बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बाई के अंडर रूट, दिस इज़ द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और 1/2 यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो k बाई m अंडर रूट, ये इक्वेशन बन जाएगी फ्रीक्वेंसी की। और यहाँ पे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t। दिस इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्म ऑफ द मैथ अटैच टू ए स्प्रिंग। ठीक है, उसका टाइम पीरियड इस तरह कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो अब इसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द क्वांटिटी ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिफर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी
यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी से ये डिफर है ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बाय द फैक्टर 2 पाई। इट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ द रेसिप्रोकल टाइम, ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज़ रेडियन पर सेकंड। लीनियर का होता है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, लेकिन हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड के इक्वल होता है। बाकी चीज़ें आप स्किप कर दें, नीचे आ जाएं थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशंस के अंदर हम देखते हैं कि ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास फेज़ कहलाता है। यहाँ पे हम फाई है, ये फेज़ कांस्टेंट कहलाता है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं सिंपल करके। एंड हेयर फाई इज कॉल्ड द फेज़ कांस्टेंट। टू मोशंस मे हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट डिफर इन द फेज़। यहाँ पे देख सकते हैं फेज़ इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाय 2 के इक्वल होता है। अब पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 होता है। तो इसी को हम इस इक्वेशंस के अंदर, जनरल इक्वेशंस के अंदर, ये आप क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको कहा कि ये बाकी चीज़ें आप स्किप कर दें, इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। इस इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इसका आता है साइन ओमेगा टी। अगर हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त हमारे पास बन जाएगा ऑन दी अदर हैंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कोज ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एम एट टी इज इक्वल टू टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में, यहाँ पे जो मेन चीज़ें करनी होगी उन्हीं को हम लेके चलेंगे। तो ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक को लेके चलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।